हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि किस विषय में है। आज का टॉपिक है बेस्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक एंथ्रोपोलॉजी यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। सो आज हम लोग बात करेंगे कि हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और मेरा क्या अप्रोच था जिससे मैंने ये एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ माई मास्टर्स ही क्वालिफाई कर लिया था। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी। सो ये जो स्ट्रैटेजी है इसको मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है सिलेबस, देन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देन नोट्स मेकिंग, देन रिवीजन एंड देन मॉक टेस्ट। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए सिलेबस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है, नोट्स कैसे बनानी है, रिवीजन कैसे करना है और मॉक टेस्ट कैसे देने हैं। ओके, सो आइए सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। देखिए फ्रेंड्स, सिलेबस हमेशा आपको जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, वेदर वो नेट का पेपर हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, आप आगे चल के पीएचडी के एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे। सो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, हमेशा उसका सिलेबस अपने पास रखें। और कैसा सिलेबस, हमेशा उसकी हार्ड कॉपी रखें, ना कि सॉफ्ट कॉपी। ऐसा नहीं कि आपके फ़ोन में है, आप बार बार अपना फ़ोन खोल के देख रहे हो, ऐसा नहीं। हमेशा उसकी हार्ड कॉपी रखें, मतलब हमेशा उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रखें, हमेशा एक प्रिंट आउट अपने पास रखें उसका, ठीक है। और हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कितनी यूनिट हैं, ठीक है, ठीक। और आपको आपका सिलेबस याद होना चाहिए, बिकॉज कई बार क्या होता है कि अगर आपको आपका सिलेबस याद है ना तो आपके क्वेश्चंस निकल जाते हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ। मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है एक यूनिट का अपने सिलेबस का। सो आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं इसी से। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर यूनिट 8 का स्क्रीनशॉट लगा रखा है एंथ्रोपोलॉजी यूजीसी नेट सिलेबस का। ओके, और ये यूनिट किसकी है? थ्योरीज ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी की है, ठीक है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी की जो थीरीज हैं उसकी है। तो इसमें मेन जो थीरीज हैं और उनके जो थिंकर्स हैं वो हैं सारे, ठीक। अब देखिए, पहली चीज़, अगर आपको आपका सिलेबस आपके पास है तो एक चीज़ आपको ये पता रहेगी कि आपने कितना कवर कर लिया है। आप उसको मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अगर आपने एवोल्यूशनिज्म पढ़ लिया, डिफ्यूजनिज्म पढ़ लिया, ठीक है, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म पढ़ लिया, स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म पढ़ लिया, आप उसको मार्क कर सकते हैं। हाँ, मेरा इतना प्रिपेयर हो गया, अभी मुझे इतना पढ़ना है, ठीक है। तो एक चीज़ हार्ड कॉपी होने का ये फ़ायदा है कि आप मार्क कर सकते हैं प्रॉपरली कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कितना बचा है, कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको साइड में लिख सकते हैं। हाँ, मुझे अभी इसके बारे में पढ़ना है, या फिर मेरा ये टॉपिक रह गया है, ठीक। सेकेंड चीज़, अगर आपको अपना सिलेबस याद है तो कई बार आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। कैसे? मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, सिम्बॉलिक स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से बिलोंग करते हैं, ठीक। सो अगर आपको याद है कि सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में आपके यहाँ कौन कौन थिंकर हैं, विक्टर टर्नर, रेमंड फर्ड और मैरी डॉगलस, तो आप आसानी से ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक। या फिर कॉग्निटिव, या फिर ऐसे पूछ लिया कि किसने जेंडर और एंथ्रोपोलॉजी पे काम किया है। तो एक चीज़ इन द सेम वे, अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो जो पीरियड्स हैं, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक, और उनकी जो साइट्स हैं वो भी हमारे सिलेबस में बाकायदा उसको बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से उसको डिफ्रेंशिएट करके लिखा हुआ है कि कौन सा कौन से टाइम पीरियड की और कौन सी साइट है। मान लीजिए नियोलिथिक अगर पीरियड है तो इसकी कौन सी साइट इंडिया में या फिर वर्ल्ड में कहाँ पे नियोलिथिक साइट के रेलिक्सेस मिले हुए हैं, ठीक। सो आप देखिए कि आपके सिलेबस से ही आपका कितना चीज़ें आपकी क्लियर हो जा रही हैं। और दूसरी चीज़ कि आप इन सब चीज़ों में जो एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कई बार जो साइट्स रहती हैं उनमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि वो साइट मेसोलिथिक पीरियड में पाई जाती है और नियोलिथिक पीरियड, दोनों जगह उनके नाम लिखे होते हैं। सो अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप अगर नियोलिथिक साइट में लिखा हुआ है कि हाँ ये पर्टिकुलर साइट नियोलिथिक साइट में, आपको यही यहाँ नियोलिथिक में ये साइट पढ़ना है, तो आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा कि जो यूजीसी है उसने नियोलिथिक साइट में ये पर्टिकुलर साइट के बारे में बात की है, मुझे कंफ्यूज नहीं होना है। और साथ ही साथ आपका एक क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा कि अच्छा नियोलिथिक साइट में ये साइट हमें पढ़नी, मतलब ये नियोलिथिक साइट से बिलोंग करती हैं। मेसोलिथिक में ये पढ़नी, मतलब ये मेसोलिथिक साइट है। पैलियोलिथिक ये पढ़नी, मतलब ये पैलियोलिथिक साइट है। ओके, सो ये भी एक फ़ायदा है हमेशा सिलेबस अपने पास रखने का और सिलेबस याद होने का। तो हमेशा अपना सिलेबस अपने पास रखें और अगर हो सके तो अपने सिलेबस को देखते रहें बार बार। वो देखते ही देखते आपको रिकॉल हो जाएगी चीज़ें, ठीक। उसके लिए नहीं कि आप बैठ के उसको रट रहे हैं कि अच्छा सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी विक्टर टर्नर है, विक्टर टर्नर, ऐसा नहीं करना है। आप जब बार बार उसको देखेंगे कि अच्छा हम सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में कौन से थिंकर्स हैं या फिर नियोलिथिक पीरियड में मुझे कौन कौन सी साइट्स पढ़नी है, तो आपको खुद ही आपको याद हो जाएगा, ठीक। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहती हूँ आप लोगों से वो ये है कि ये जो मैंने यहाँ पर एक तराजू का पिक्चर लगा रखी है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आपने इसको क्यों लगा रखा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वजह क्या है कि जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में आर्ट्स और साइंस दोनों के बच्चे एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, तो होता क्या है कि जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं वो कई बार ज़्यादा सोशल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, और जो साइंस के बच्चे होते हैं वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी, ठीक है, इस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो इससे क्या होता है कि उनका एक बैलेंस नहीं रह जाता। कई बच्चे आर्ट्स के बच्चे सोचते हैं कि मैं ये पढ़ लूँगा तो मेरा तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, और साइंस के बच्चे सोचते हैं कि इतना पढ़ लूँगा, थोड़ा बहुत सोशल देख लूँगा, हो जाएगा मेरा। तो ऐसा नहीं है। आपको दोनों को, जो मैंने यहाँ पर एक तराजू बना रखा है, ये इसीलिए बना रखा है कि आप हमेशा एक बैलेंस बना कर रखिए,
ठीक है, बिटवीन सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अगर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच नहीं रखेंगे और आप सोचेंगे कि मैं फिजिकल पढ़ के निकाल लूँगा या फिर मैं सोशल पढ़ के पेपर को सॉल्व निकाल लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपका एक बैलेंस नहीं रहेगा बिटवीन फिजिकल एंड सोशल। आपको दोनों आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप सोशल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, या फिर आप फिजिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के सॉल्व कर लेंगे पेपर। ज़्यादातर बच्चों की ये प्रॉब्लम आती है कि जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ पाते, कि उसमें बायोलॉजी का पोर्शन होता है, उनको प्रॉब्लम होती है, फिर वो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और सेम चीज़ सोशल एंथ्रोपोलॉजी के साथ होती है, साइंस के स्टूडेंट्स के साथ। ठीक, तो मैं आपको यही कहूँगी कि दोनों का एक बैलेंस अप्रोच रखिए। आप अगर ये सोचते हैं कि आप केवल आर्ट्स पढ़ के निकाल लेंगे, सोशल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के निकाल लेंगे, या फिर साइंस वाला सोचे कि मैं फिजिकल पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक बैलेंस अप्रोच रखना पड़ेगा, और यही बैलेंस अप्रोच आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में भी रखना पड़ेगा। कि अगर आप सोचते हैं कि मुझे तो एंथ्रोपोलॉजी बहुत आती है, मैं एंथ्रो से ही निकाल लूँगा JRF, फर्स्ट पेपर तो मैं देखूंगा नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे टीचिंग नहीं पढ़ना, मुझे रिसर्च नहीं पढ़ना, ठीक है, मुझे DI नहीं लगानी है मैथ्स में। सो ऐसा नहीं है, आपको फर्स्ट पेपर को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना सेकंड पेपर को, बिकॉज इसका भी वेटेज है। इससे भी 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, ठीक, और आपकी मेरिट में ये नंबर जुड़ेंगे। ठीक, सो आपको दोनों को यहाँ पर एक बैलेंस बना के रखना है बिटवीन सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड बिटवीन फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। ठीक है, तो सिलेबस में मैंने जो मेन बात की वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि पहली बात तो सिलेबस का हमेशा आपको अपने पास एक क्या रखना है, एक प्रिंट आउट रखना है, उस पर हमेशा मार्क करना है कहाँ तक सिलेबस हो गया है, और याद हो सके तो उसको याद कर लेना है कि मेरे सिलेबस में कौन सी यूनिट है, किस यूनिट में कौन सा टॉपिक है, कहाँ से पढ़ना है। और तीसरी चीज़ क्या रखना है, एक बैलेंस अप्रोच रखना है अपने सिलेबस के साथ, कि ऐसा नहीं कि आप कोई चीज़ एक पार्ट तो आपने बहुत ओवर स्टडी कर ली, जिसमें मज़ा आ रहा है उसको तो ओवर स्टडी कर लिया, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, जो समझ नहीं आ रहा उसको आप एकदम छोड़ दिया कि अरे यार इसको तो मैं नहीं पढ़ूंगा, देखा जाएगा। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको ओवर स्टडी नहीं करनी, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। ठीक, और वन मोर थिंग जहाँ पर हमें बैलेंस रखना है वो ये है कि देखिए एक जगह हम और गलती करते हैं, वो ये है कि मान लीजिए जो हमारे जिन थिंकर्स को हमारे यूनिवर्सिटी लेवल में या फिर कॉलेज लेवल में हमें बार बार पढ़ाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल टाइलर हो गए, मॉर्गन हो गए, मेलिनोस्की हो गए, सो इनको हम शुरू से पढ़ते रहते हैं, फ्रॉम ग्रेजुएशन टाइम से हम इनको पढ़ते रहते हैं। सो हम इन्हीं को पढ़ते रहते हैं, हमें इनमें अच्छा लगता है, हमें पता रहती है, बार बार वही रिवाइज करते हैं। और होता क्या है कि हम अपने इन थिंकर्स को कई बार इन थिंकर्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सिम्बोलिक एंथ्रोपोलॉजी में देख लीजिए, कॉग्निटिव में देख लीजिए, या फिर एंथ्रोपोलॉजी इन जेंडर में देख लीजिए, रेनेटो रोसाल्डो, जोरा नील हस्टन, ठीक है, लीला दुबे हो गई, फूको, डेरिडा, बुर्दो, ये लोग हो गए, ठीक है, बर्थ हो गए, फेडरिक बर्थ हो गए, ठीक है, वेबर हो गए, मैक्स वेबर हो गए। सो हम लोग क्या करते हैं, इन थिंकर्स को उतना ध्यान नहीं देते, उतना पढ़ते नहीं है। ठीक, और होता क्या है, जब इन थिंकर्स से कभी क्वेश्चन आ जाता है, इनफैक्ट कभी क्या, अगर आप देखिए तो 2020 से पेपर पूछने का तरीका बदल गया है। अब 2020 से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि अरे अब पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पेपर बहुत टफ आ रहा है आजकल। तो पेपर टफ नहीं आ रहा है, पेपर उन पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ से पहले उतने क्वेश्चन नहीं बनते थे, और अब वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं तो हमें लग रहा है कि पेपर टफ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2020 का पेपर देखें, सो अब आप देखेंगे कि अब मेरिलिन स्ट्रेथन से और जैकब डेरिडा से, फूको से, बुर्दो से, इन लोग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हमें लगता है कि आप पेपर तो बहुत टफ कर दिए, पता नहीं कहाँ से पूछते हैं, जबकि हम अपना सिलेबस तो देख ही नहीं रहे, हमारे सिलेबस में ये भी थिंकर्स हैं। सो हम जो मैं बैलेंस की बात कर रही हूँ आपसे, कि आप जो है ये बैलेंस जो है बना के रखिए बिटवीन फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, बिटवीन फिजिकल एंड सोशल, एंड बिटवीन योर ओन सिलेबस। आपके सिलेबस में भी, फिजिकल और सोशल में भी, और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में भी। ठीक है, सो ये बैलेंस होना चाहिए। ठीक, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नोट्स मेकिंग का, कि नोट्स कैसे बनाया जाए UGC नेट JRF के लिए। ठीक है, ठीक, सो आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। सो हमें ऐसा नोट्स नहीं बनाने का, हमें बहुत लेंदी नोट्स बनाने हैं। ठीक है, पैरा मेरा में लिखना है, ऐसा नहीं, हमें हमेशा नोट्स कैसी बनानी है, क्रिस्प नोट बनानी है, पॉइंट वाइज उसमें लिखना है। ठीक, और एक चीज़ कि हमें पढ़ना बहुत है, रीडिंग करनी है अपने टॉपिक के बारे में, उसको रिसर्च करनी है उसके बारे में ऑथेंटिक जगह से पढ़ना है, सो दैट कि हमारे पास पहली बात तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं कि सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछ लिए, अब डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, और जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। पहले पूछ लिया जाता था कि मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, लेकिन अब हो सकता है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के 3 पॉइंट दे दिए जाएं, पूछा जाए कि इसमें से कौन से 2 पॉइंट सही हैं। तो एक चीज़ कि आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, और जब आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी तभी आप पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए, उसके आप पॉइंट में लिखिए उसके बारे में, और लिखने के बाद जो है उसको रिवाइज करिए। ठीक है, सो एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, जब आप नोट्स बनाइए, आपने ये नोट्स बनाई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इमाइल दरखाइम का एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप इमाइल दरखाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, सो इमाइल दरखाइम से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इमाइल दरखाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, ये आपकी A4 शीट है। सो दरखाइम से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं, फॉर एग्जाम्पल डिवीजन ऑफ लेबर है पहला,
देन आपने दूसरा लिख दिया सुसाइड, देन आपने लिख दिया सॉलिडारिटी। सो आप अब इसके अंदर इसके सब पॉइंट्स लिखिए बुलेट पॉइंट्स में, ठीक। और हमेशा उसको अब ये चीज़ आपकी देखिए तब तैयार होगी जब आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी कि डिवीजन ऑफ लेबर में एग्जैक्टली है क्या। सुसाइड में जो 3 तरह के सुसाइड की बात करते हैं, एल्ट्यूरिस्टिक, एनोमिक, फैटलिस्टिक, इन तरह ये, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बस आप क्या करो, एनोमी लिख के एग्जाम्पल लिख दो कि एनोमी किस तरह की सुसाइड के एग्जाम्पल है। या फिर अगर आप सॉलिडारिटी की बात करते हैं तो आप इसमें ऐसे फ्लो चार्ट बना लो कि हाँ मैकेनिकल सॉलिडारिटी होती है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी किस तरह की सोसाइटी में पाई जाती है, प्रिमिटिव में। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मॉडर्न सोसाइटी में पाई जाती है। सो आप इसको ऐसे बना लीजिए, लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी की एक्जैक्टली मतलब क्या है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का एक्जैक्टली मतलब क्या है। ये कैसे होगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब, ठीक। वन मोर थिंग कि अगर आप किसी टॉपिक या फिर किसी थिंकर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमेशा लास्ट में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए अपनी कॉपी में, चाहे आधा पेज छोड़ दीजिए या फिर नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, ठीक। वहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए। और मान लीजिए आप कहीं पढ़ रहे हैं या फिर आपने कोई PYQ सॉल्व किया और आपको पता चला अच्छा दुर्कीम ने ना मॉरल डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट दिया है, मॉरल डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट दिया है। आपने ये पढ़ा, कोई आपने सॉल्व किया PYQ और आपसे पता चला कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट को, मॉरल डेंसिटी का कॉन्सेप्ट दुर्कीम ने दिया। तो आप दुर्कीम वाले पेज पे जाइए और वहाँ पे जो आपने नीचे स्पेस छोड़ रखा है वहाँ पे आप जाकर उसको नोट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज होगी वो भी इनरिच होगी, आपकी नोट्स इनरिच होगी और आपके पास करेक्ट डाटा रहेगा। ऐसा नहीं कि आप, क्योंकि आप PYQ से उसको कर रहे हैं, आप सॉल्व करके आ रहे हैं, सो ये भी, तो आपकी नोट्स भी इससे इनरिच होगी और नॉलेज भी इनरिच होगी पर्टिकुलर थिंकर या फिर पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ठीक। सो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक। उसके बाद फिर अगर आप किसी थिंकर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी बुक्स और ईयर्स याद करिए, क्योंकि बुक कई बार मैचिंग में भी आती है, सिक्वेंस में भी आता है। ईयर वाइज लगाने के बाद कभी कभी किसी पर्टिकुलर थिंकर से ही आ जाती है उनकी 4 किताब, कई बार 2-4 थिंकर्स की अलग अलग बुक ले लेते हैं और उनके ईयर आ जाते हैं और उसको सीक्वेंस में लगाना रहता है। तो इस पे ध्यान रखिए और उससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करिए, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपका टॉपिक क्लियर हो जाए और आप जितना PYQ या MCQ लगाएंगे आपको उतना आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी, आप आसानी से उसको रिकॉल कर पाएंगे, आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। सो आपको नोट्स कैसे बनानी है, जैसे मैंने बता दिया कि आपको हमेशा पॉइंट वाइज नोट्स बनानी है और साथ ही साथ नीचे थोड़ा सा स्पेस रखना है जहाँ पर आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट कर सकें, ठीक। सो ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं PYQ से रिलेटेड कि PYQ के साथ क्या अप्रोच रखना है। सो मैंने यहाँ पर PYQ को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत मेजर पार्ट है और विश्वास मानिए मेरे सिलेक्शन में, मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में ये बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि मेरा यही अप्रोच था क्वेश्चन के PYQ सॉल्व करने पर। और मैं आपको ज़रूर इंसिस्ट करूँगी कि आप लोग इसी अप्रोच के साथ PYQ को सॉल्व करें। सो देखिए, जब भी आप PYQ को सॉल्व करें, किसी भी PYQ को सॉल्व करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, हु हैज़ रिटन द बुक द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा, ठीक। तो ऐसा ना करिए कि आपने द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा पढ़ा और आपको पता था कि एडमंड लीच ये तो मुझे आता था और आप करके आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपने ये तो कर लिया कि द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो आप जहाँ पर एडमंड लीच के बारे में लिख रखा वहाँ पर आपने जाकर इसको ऐड कर दिया, ठीक। ये तो जैसे मैंने नोट्स में आपको बताया। लेकिन अगर आपको मान लीजिए पता था तो आपने तो ये लगाया और आपको आगे बढ़ गए, आगे नहीं बढ़ना है। ये जो 3 ऑस्कर लेविस, जूलियन स्टीवर्ट और मॉरिस ऑपलर हैं, आपको इनको भी सर्च करना है गूगल पे जाके और आपको देखना है कि ऑस्कर लेविस, जूलियन स्टीवर्ट और मॉरिस ऑपलर ने एंथ्रोपोलॉजी में क्या वर्क किया है, इनका एंथ्रोपोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट्स की बात की है और उसको आप जाकर नोट कर लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो विश्वास मानिए अगर कभी भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जूलियन स्टीवर्ट के बारे में यहाँ आपने देखा था, आपको आगे नहीं बढ़ा, आपको जूलियन स्टीवर्ट सर्च करना है, आपके सिलेबस में है और आप जान जाएंगे कि अच्छा हाँ मल्टीपल एवोल्यूशनिज्म की बात जूलियन स्टीवर्ट करते हैं। जूलियन स्टीवर्ट से रिलेटेड बुक क्या क्या है, जो मेन पॉइंट है उसको आप इसको नोट कर लीजिए। यही सेम चीज़ आपको ऑस्कर लेविस के साथ करना है, जूलियन स्टीवर्ट के साथ करना है, मॉरिस ऑपलर के साथ करना है, ठीक है। तो हमें केवल हमारा काम ये नहीं कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें आंसर आता था और हम आगे बढ़ गए, नहीं, हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन उसका देखा कि क्या है, हाँ इन्होंने काम किया है, किस ईयर में काम किया है, ये सब हमने नोट कर लिया। लेकिन साथ ही साथ हमें जो ऑप्शंस हैं हमें उन पर भी ध्यान देना है कि ये जो ऑप्शन है, ये जो नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, ये कौन है, इन्होंने क्या किया है, इनका वर्क क्या है एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। सो आप विश्वास मानिए जब आप इसको करेंगे तो बिलीव मी कि आपका आपकी नोट्स बहुत बहुत इनरिच हो जाएगी, आपका नॉलेज इनरिच हो जाएगा और आप इनसे रिलेटेड जब भी कभी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सारे यही एक क्वेश्चन, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, कोई भी टॉपिक लिखा हो, आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे मान लीजिए अगर लिखा है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, म्यूटेशन एंड बार बॉडी एंड यूजेनिक्स। सो अगर उसका आंसर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है तो आपको यही करके आगे नहीं बढ़ना, आपको सर्च करना है बार बॉडी क्या है, यूजेनिक्स क्या है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं। अगर आज ये ऑप्शन बन के आए तो कभी ये क्वेश्चन बनकर भी आ सकते हैं, ठीक। सो ये अप्रोच आपको PYQ के साथ करना है, ठीक। और PYQ सॉल्व करने के लिए ऑनलाइन आप 2004 से PYQs ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके
ये अप्रोच करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर PYQ सॉल्व करने के लिए किरण एंड और बहुत सी अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक हैं। सो आप वो भी खरीद के वहाँ से भी PYQ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरीके से उनके आंसर पे डिपेंड हो जाएं, ठीक, क्योंकि कई बार आंसर में गलती भी रहती है। सो आप वहाँ से उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक पूरे पेपर का कलेक्शन हो जाएगा और अगर आप बुक ले लेंगे। लेकिन आप जब भी आंसर टिक करें या फिर उसको रिकॉल करें, याद करें, तो हाँ, एक बार उसको जरूर सर्च कर लें, चेक कर लें उसको कि अच्छा जो भी मैं आंसर देख रहा हूँ या फिर जो भी आंसर यहाँ पर लिखा है, क्या यही आंसर सही है या फिर कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। तो पूरी तरीके से मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, पूरी तरीके से आप उसके ऊपर रिलाई करें, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी, थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज पे और अपना एक बार देख के तब आप उसको याद करें, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्सेज, कि हमारे रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, ठीक है, कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से करें। सो सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम ही है जो मैंने भी फेस की थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, कि रिसोर्सेज बहुत बहुत स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज बहुत लैक ऑफ रिसोर्सेज है, कमी है रिसोर्सेज की, और जो हैं भी हम उस पर तरीके से पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते, ठीक। सो हम अपने पे क्या बेस्ट कर सकते हैं। चलिए बात तो बुक्स देख लेते हैं कि हम जो मेन बुक्स हैं, मैंने यहाँ पर नाम नहीं इसलिए नोट किया बिकॉज बहुत मेरा ये नहीं है कि हाँ मैं आपको बहुत ढेर सारी बुक बता दूँ और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये पढ़ें ये पढ़े। मेन में बुक देखिए, अगर आप अभी आप ग्रेजुएशन से तैयारी कर रहे हैं तो आप IB रॉय ले सकते हैं, ठीक। अगर आप पहली बार एंथ्रोपोलॉजी से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके बाद फिर आप एम्बर एंड एम्बर पढ़ सकते हैं, ठीक। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए आप BM दास और P नाथ यही पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगी कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए इन बुक के अलावा भी आप एक काम कर सकते हैं कि आप टॉपिक वाइज उसको टॉपिक वाइज सर्च करें। जैसे आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन एंड बोवेरी की पढ़नी है, सो आप इसको सर्च कर लें। सो क्या होगा कि आपको जूलॉजी में ना इनकी अच्छी नोट्स मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। सो वहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से और ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें मिल जाएंगी पढ़ने को। सो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी के लिए केव आर्ट, होम आर्ट, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, टूल टेक्निक, ये सब पढ़ने के लिए MC बर्किट बहुत अच्छी बुक है। केव आर्ट, होम आर्ट मैंने MC बर्किट से ही पढ़ा है, सो आप MC बर्किट से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा विवेक भास्मी सर की एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड, ये विवेक भास्मी सर की बुक है। वैसे तो ये UPSC वालों के लिए रिकमेंड की जाती है, बट आप इस बुक से पढ़ सकते हैं बिकॉज इसमें फ्लो चार्ट और डायग्राम्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया गया है। सो आप ये सारी बुक्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई बुक नहीं लेनी है तो आप बस इग्नू समंदर है, आप इग्नू का मटेरियल डाउनलोड करिए फ्री। ये ज्ञान कोश, EPG पाठशाला, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब फ्री कंटेंट है। सो ये फ्री कंटेंट अवेलेबल है, आप इनसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इग्नू के साथ बस एक ही प्रॉब्लम है कि इग्नू में ना बहुत थोड़ा लेंदी होता है, तो बच्चे कई बार इससे दूर भागते हैं पढ़ने से कि बहुत लेंदी है, कैसे पढ़ेंगे। सो एक चीज़ होती है। लेकिन अगर आप कोई बुक नहीं लेना चाहते, अगर आप केवल इग्नू से ही पढ़ना चाहते हैं तो इग्नू सफिशिएंट, आप इग्नू पढ़ सकते हैं। इग्नू से क्वेश्चन भी आते हैं नोट्स से उसकी, सो आप इग्नू देख सकते हैं। ज्ञान कोश में टॉपिक वाइज रहता है पूरा मटेरियल अवेलेबल, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे मेरे जो लेक्चर्स रहते हैं वो इग्नू प्लस स्टडी मटेरियल प्लस बुक सब मिला के होते हैं, तो अगर आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो वो भी काफ़ी है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि रिसोर्सेज के बाद मॉक टेस्ट की बहुत ज़रूरी है कि आप जो पढ़ा उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक। सो मॉक टेस्ट देने के लिए आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट है, इस पर जा सकते हैं। NTA की वेबसाइट है, आप इस पर जाके भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि NTA पे कैसे मॉक टेस्ट देते हैं, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं एक शॉर्ट्स बना के डाल दूँगी इस पर, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आप किरण पब्लिकेशन की, अरिहंत की, इन सब की बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे रहते हैं फ्रॉम 2004, तो वहाँ से भी लाके आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं। और MCQ अगर आपको मिल रहा है कहीं पर तो आप वहाँ से भी लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन इन सब के साथ आपको क्या करना है, जो चीज़ मैंने शुरू में बात की थी बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि रिवीजन। आपके पास आपका सिलेबस है, आपने अपना सिलेबस पढ़ लिया, उसकी नोट्स बना ली, PYQs लगा लिए, सब कुछ कर लिया, मॉक टेस्ट दे दिए, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं बार बार, तो आप वाकई में चीज़ें भूलेंगे, और चीज़ें भूलेंगे तो फिर एग्ज़ाम क्रैक करने में प्रॉब्लम आएगी। तो रिवीजन इज़ मस्ट। हमेशा आप पतली नोट्स बनाइए, आप A4 शीट्स पर लिखिए, आप A4 शीट पर टॉपिक वाइज लिखिए, और फिर इसको अपना आगे पीछे चलते फिरते टॉपिक पढ़ लिया, उसकी A4 शीट पे लिख लिया। फिर अगर आप फ्री टाइम है तब भी आप उसको देख सकते हैं, A4 शीट पे लिखिए। मैं तो ऐसे ही करती थी कि A4 शीट पे लिखती थी और वहीं से मैं याद किया करती थी, छोटे छोटे टॉपिक्स बना के, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, ठीक। जैसे आपने एवोल्यूशनिज्म का A4 शीट पे बना लिया, एवोल्यूशनिज्म पे जो आपके थिंकर्स हैं, मान लीजिए आपके मेन है, मैकलेनन है, टाइलर है, मॉर्गन है, तो एवोल्यूशनिज्म की A4 शीट पे छोटी सी पतली सी नोट्स बना ली और उसके बाद फिर उसको रिकॉल किया। फिर एवोल्यूशनिज्म हो गया, फिर ऐसे डिफ्यूजनिज्म का निकाल लिया, ऐसे ही हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म का निकाल लिया, ठीक। तो A4 शीट पर लिखिए, ऐसे रिवाइज करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए, उसको पढ़िए, जिससे आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए, चीज़ें आपको याद हो जाएं। और फिर मॉक लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस एग्जाम के लिए मस्ट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक। ओके, तो अब एक चीज़ और देख लेते हैं।
ओके, तो लास्ट में एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस क्या करना है हमें। हमें अपना सिलेबस की हमेशा प्रिंट आउट अपने पास रखनी है और यूनिट वाइज सिलेबस को डिस्कस करना है और सिलेबस में एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। ठीक है, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है सिलेबस में। ठीक, नेक्स्ट फिर हमें क्या करना है, हमें PYQs लगाने हैं। और PYQs में देखिए, PYQ लगाने के 3 जो मेन आपको फ़ायदे मिलेंगे। एक तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, दूसरी बात नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है आपने उस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा है, सो आपकी नोट्स इनरिच होगी, आपकी नॉलेज इनरिच होगी। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको पता चलेगा कि मैं कितने टाइम में ये पेपर सॉल्व कर ले रहा हूँ, कितना टाइम लग रहा है। ऐसा तो नहीं है मैं एक ही टॉपिक पर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ और मेरे बाकी क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट, तो 3 चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। उसके बाद नोट्स मैंने जैसे आपको बताया कि बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाइए और नोट्स में प्रॉपर जो भी चीज़ नया मिले उसमें स्पेस छोड़ के उसको ऐड करते जाइए और फिर बार बार रिवीजन करिए A4 शीट पे बना के अपने टॉपिक्स को छोटे छोटे पॉइंट्स में, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ठीक। अब देखिए लास्ट में एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, इन सब चीज़ के साथ आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, वो है अपने ऊपर बिलीव रखना। बिलीव इन योर सेल्फ। अपने ऊपर बिलीव रखिए कि आप कि आप हमेशा अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। ठीक है, ऐसा नहीं, आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैठ रहे होंगे, बहुत से बच्चे होंगे सेकंड सेमेस्टर में, वो सोच रहे होंगे कि मैं तो अभी सेकंड ईयर पढ़ा ही नहीं हूँ। ठीक है, या फिर बहुत से बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड अटेम्प्ट होगा, तो कभी कभी सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाता है। बट अपने ऊपर डाउट मत करिए। आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है, अपनी मेहनत पे बिलीव रखना है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, और आप खुद पर भरोसा रखिए, सेल्फ बिलीव रखिए कि नहीं मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ। स्मार्ट प्रिपरेशन करिए, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी उठा लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। हमेशा ऑथेंटिक जगह से पढ़िए, क्वेश्चन के आंसर चेक करिए। और ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आंसर ए का फर्स्ट लिखा है और आपने याद कर लिया, नहीं, उसको चेक करिए कि हाँ ये है कि नहीं है। ठीक है, और हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ओके, सो सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चे बहुत पढ़ के जाते हैं लेकिन अपने ऊपर सेल्फ डाउट रहता है और एग्जाम में नर्वस हो जाते हैं और पेपर नहीं सॉल्व हो पाता है। ठीक, सो हमें इस चीज़ से बच के रहना है, हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है और हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।